नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रीति सिद्धांत। तो आइए इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, रीति सिद्धांत का प्रवर्तन किसके परिणाम स्वरूप हुआ? अलंकारवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप माना जाता है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक का श्रेय किसको जाता है? आचार्य वामन को जाता है। यानी इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन। इनकी रचना है जिसका नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इसमें इन्होंने रीति सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया है। वामन प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य यानी रीति काव्य की आत्मा है ये कहकर रीति को गौरव प्रदान किया है। उन्होंने ही सबसे पहले रीति शब्द की परिभाषा दी है। अब जानते हैं कि रीति का अर्थ और स्वरूप क्या माना जाता है। देखिए, रीति का कोशगत अर्थ अगर हम देखें तो पद्धति, प्रणाली या मार्ग। यानी रीति का अर्थ क्या है? पद्धति, प्रणाली, मार्ग यानी कोई तरीका। शैली को भी रीति का पर्याय माना जाता है। रीति का व्युत्पत्ति पर अर्थ अगर हम देखें तो गति या मार्ग बताया गया है। भोजराज की रचना है सरस्वती कंठाभरण। उसमें रखते हैं कि रिंग गताविति धातो सा व्युत्पन्ना रीति रुच्यते। तो यहाँ पर भोजराज ने अपनी रचना सरस्वती कंठाभरण में रीति को प्रतिपादित किया है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं और ये क्या लिखते हैं कि विशिष्ट प्रकार की पद रचना ही क्या है? रीति है। यहाँ पर पद रचना से अभिप्राय है पदों की संघटना से है। जिस प्रकार ईश्वर ने एक कलाकार की भांति मनुष्य के शरीर की संघटना की है, ठीक उसी प्रकार से कवि भी निर्दोष काव्य रचना का प्रयास करता है। निर्दोष यानी दोष से रहित, और उसके सभी पदों को उचित स्थान पर सजाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि विशिष्ट पद रचना का संबंध किससे है? गुणों से है, और वामन गुणों को रीति का प्राण स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर वामन की ये परिभाषा है, वामन के विचार हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के लिए। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे कि आचार्य वामन क्या कहते हैं कि विशेष प्रकार की पद रचना ही क्या है? रीति है। ये बिल्कुल वैसे ही मानते हैं जैसे भगवान या ईश्वर ने जब मनुष्य के शरीर की संरचना की है तो वो बहुत ही उसी प्रकार से की है या इस तरीके से की है कि बिल्कुल एक उपयुक्त संरचना हम मान सकते हैं। वैसे ही कवि भी प्रयास करता है। जैसे ईश्वर ने दोष रहित मानव शरीर की रचना की, वैसे ही कवि भी दोष रहित काव्य की रचना का प्रयास करता है और सभी पदों को उचित स्थान पर सजाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विशेष पद रचना का संबंध किससे है? गुणों से है। इन्होंने रीति को गुणों को क्या माना है? रीति का प्राण स्वीकार किया है। वामन से पूर्व भी रीति संबंधी कुछ धारणाएं, कुछ स्थापनाएं हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भरत का। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में गुणों की चर्चा करते हुए वृत्तियों और प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। उन्होंने 4 वृत्तियां स्वीकार की, जिसमें सात्वती, कैशिकी, आर्भटी, भारती तथा 4 ही प्रवृत्तियां जो है अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली, उर्मागधी का उल्लेख उन्होंने किया है। तो इन्होंने 4 ही तो वृत्तियां स्वीकार की और 4 ही प्रवृत्तियां। किसने? भरत ने। प्रवृत्ति की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं कि पृथ्वी के नाना यानी अलग अलग देशों की वेशभूषा तथा आचार सूचक वृत्ति ही क्या है? प्रवृत्ति है। परंतु ये रीति से सर्वथा भिन्न है। इन्होंने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रवृत्ति क्या है, लेकिन विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि रीति से भिन्न है या अलग है। उसके बाद बाणभट्ट की अगर बात करें तो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। इसमें देश के 4 भागों में 4 प्रकार की शैलियों के प्रचलित होने का उल्लेख किया गया है। 4 शैलियों के प्रयोग को वो उत्तम मानते हैं, और ये 4 शैलियाँ कौन सी है? अर्थ सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, अलंकार सौंदर्य और अक्षरबंध सौंदर्य। ये 4 शैली है। 4 शैली को इन्होंने रीति से भी जोड़ा है, क्योंकि हमने पीछे किया था तो उसमें हमने ये जाना था कि इसका अर्थ क्या है। शैली भी इसका अर्थ स्वीकार किया गया है। भामह ने रीति के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया और काव्य भेदों के रूप में वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा की है।
भामह के काल में वैदर्भी रीति को सबसे अच्छा माना जाता है। भामह ने कहा था कि रीति चाहे वैदर्भी हो या गौड़ी, परंतु अलंकारों से हीन होने पर दोनों ही व्यर्थ हैं, बेकार है। यानी कौन सी रीति हो, अलंकारों से युक्त रीति ही सबसे बढ़िया रीति इन्होंने स्वीकार की है। उसके बाद दंडी की अगर बात करें तो दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। दंडी अपनी पुस्तक काव्यादर्श, नाम ध्यान में रखेंगे, इसमें क्या लिखते हैं कि वाणी के अनेक मार्ग हैं और उनमें परस्पर अनेक भेद हैं। इसमें वैदर्भी और गौड़ी स्पष्ट भेद के कारण अलग अलग दिखाई देती है। तो इन्होंने रीति को क्या कहा है, मार्ग माना है। और इन्होंने ये भी माना है कि वाणी के अनेक मार्ग है, यानी अनेक तरीके हैं, अनेक रीति है और उसमें अनेक भेद भी स्वीकार किए हैं। वैदर्भी और गौड़ी में इस भेद को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दंडी के देन की अगर बात करें तो उन्होंने रीतियों की संख्या कवि के रुचिगत भेद के आधार पर अनेक मानी है, यानी कवि को जैसी रुचि है उसके भेद वो कर सकता है। दूसरा, दंडी ने रीति और गुण के संबंधों को नियमबद्ध करते हुए गुणों की दृष्टि से गौड़ी की अपेक्षा वैदर्भी को ज्यादा अच्छा माना है। तो एक तो उन्होंने क्या माना है, संख्या किस पर निर्भर करती है, कवि की रुचि पर। दूसरा, उन्होंने क्या माना है, वैदर्भी रीति को विशेष महत्व इन्होंने दिया है। रीति सिद्धांत के समर्थक जो आचार्य हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर वामन आते हैं। इन्होंने रीति सिद्धांत का प्रवर्तन किया, इसलिए प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य वामन ने पहली बार रीति शब्द का प्रयोग कर रीति शब्द की परिभाषा दी है। वामन क्या लिखते हैं, विशिष्टा पदरचना रीति ही, अर्थात विशिष्ट पदरचना ही क्या है, रीति है। वामन से पूर्व केवल दो ही रीतियां प्रचलित थी, जैसा कि हमने पीछे किया, वैदर्भी और दूसरी क्या है, गौड़ी। लेकिन वामन ने इन दोनों के बीच में एक रीति और अपनाई और वो क्या थी, पांचाली। गौड़ी रीति में उन्होंने दो गुण माने, ओज और कांति, और पांचाली में माधुर्य और सुकुमार्य दो गुण उन्होंने स्वीकार किए हैं। तो गौड़ी के भी कितने गुण हैं, दो गुण हैं, और पांचाली में भी कितने गुण हैं, दो गुण इन्होंने माने हैं। आचार्य वामन ने गुणों के दो भेद किए, एक तो शब्द गुण और दूसरा क्या है, अर्थ गुण। रस, अलंकार आदि को भी उन्होंने गुणों के अंतर्गत ही लिया है। वामन ने रीति को रीतिरात्मा काव्य यानी रीति काव्य की आत्मा कहा, जो रीति के संबंध में उनकी सबसे बड़ी देन है कि काव्य की आत्मा क्या है, रीति ही काव्य की आत्मा है। इसके साथ साथ इन्होंने गुणों के दो भेद माने, ये ध्यान रखेंगे, शब्द गुण और अर्थ गुण। और ये मानते हैं कि रस और अलंकार इन्होंने गुणों के अंतर्गत ही इन दोनों को रखा है। इसके बाद बात करते हैं रुद्रट की। रुद्रट ने लाटे नाम की एक नई रीति की मौलिक उद्भावना की, यानी स्वयं उस नई रीति के बारे में इन्होंने लिखा या बताया, तथा रीतियों की संख्या इन्होंने 4 पहुंचा दी। देखिए 3 तो हो गई थी, वामन ने 3, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 कर दी। रुद्रट ने उसे क्या कर दिया, 4 कर दिया। रुद्रट ने समास के आधार पर रीतियों का वर्गीकरण किया। उनके अनुसार वैदर्भी में समासों का अभाव होता है, पांचाली में अल्प मात्रा में समास होते हैं, लाटी में मध्य श्रेणी के तथा गौड़ी में समासों की बहुलता होती है। तो इन्होंने समास के आधार पर, जो समास के भेद है उन्हीं के आधार पर इन्होंने जो रीति है उसको स्वीकार किया और इसकी संख्या का क्या कर दी, 4 कर दी। और कौन सी नई रीति आई, लाटी नामक नवीन रीति की मौलिक उद्भावना किसने की, तो वो रुद्रट ने की। इसके बाद देखें रस व ध्वनिवादी आचार्यों ने रीति मत के बारे में क्या विचार दिए हैं। सबसे पहले आनंदवर्धन को देखते हैं। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन, इन्होंने रीति को पद संघटना कहा है। इनके अनुसार यथोचित पद रचना का नाम क्या है, रीति है। यानी यथा स्थान पर या जिस शब्द की विशेष तरीके से जिस पद की रचना की जाए वो क्या है, रीति है। समासों के आधार बनाकर आनंदवर्धन ने रीति के 3 भेद माने हैं, असमासा, मध्यम समासा और दीर्घा समासा। तो इन्होंने भी किसको आधार बनाया, रीति के लिए समास को आधार बनाया है। उसके बाद है राजशेखर, इन्होंने समास के साथ साथ अनुप्रास को भी रीति का मूल आधार मानते हुए 3 प्रकार की कृतियां मानी, वैदर्भी योग वृत्ति,
पांचाली उपचार वृत्ति तथा गौड़ीय योग वृत्ति, यानी 3 इन्होंने रीति स्वीकार की है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ का नाम क्या है, साहित्य दर्पण में पद संघटना रीति ही अंग संस्था विशेषवतः उपकर्त्री रसादिनाम, अर्थात जिस प्रकार सुनियोजित और सुसंगठित सुंदरी के अंग प्रिय लगते हैं, संघटना रीति अंग संस्था विशेषवतः उपकर्त्री रसादिनाम, उसी प्रकार से पद संघटना, पद की संघटना रीति भी काव्य को सुंदरता प्रदान करती है। कि कौन सी रीति, जिस रीति से पद को विशेष सौंदर्य प्रदान हो या पद की संघटना में जो अपना योगदान देती है, वही रीति उसकी सुंदरता बढ़ा सकती है। उसके बाद आचार्य मम्मट की अगर बात करें तो ये इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इसमें इन्होंने रीति पर भी प्रकाश डाला है और उन्होंने विशेष प्रकार की पद रचना रीति के लिए प्रसाद गुण की आवश्यकता पर बल दिया है। ध्यान में रखेंगे कि आचार्य मम्मट ने किस बात पर बल दिया है, प्रसाद गुण की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है कि रीति तभी अच्छी बनेगी या रीति का तभी रूप सुंदर हो सकता है रीति जब प्रसाद गुण से जुड़ी हो। उसके बाद आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया। 3 प्रकार के मार्ग बताए, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और तीसरा क्या है, मध्य मार्ग। किसने बताई, कुंतक ने बताई, ये आप ध्यान में रखोगे। वही बात मार्ग, तरीका, रीति, पद्धति एक ही बात है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ नहीं है। उसके बाद भोजराज ने रीति सिद्धांत का विवेचन करने वाले अंतिम आचार्य हैं। इन्होंने समास को आधार बनाकर रीतियों का विवेचन किया। भोजराज की मौलिक उद्भावना क्या है कि उन्होंने पांचाली और वैदर्भी के बीच में अवंतिका नाम की एक नई रीति को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी रीतियों से मिश्रित एक लाटी रीति भी बनाई। ये जो लाटी रीति है, ये सभी रीतियों में का मिला जुला रूप इसमें देखा जा सकता है। अब देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने रीति संबंधी क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले बात करें चिंतामणि ने, इन्होंने रीति को काव्य का स्वभाव माना तथा साथ ही ये भी कहा कि रीति और वृत्ति में कोई भेद नहीं है। जैसे इनकी पंक्तियां हैं, वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति सी मित, कि वर्णन किया है रीति का कैसा, जैसे स्वभाव होता है, जो जैसे वृत्ति वृत्ति सी, ऐसे लगता है कि रीति और वृत्ति एक दूसरे की मित्र है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कुलपति ने रीति का स्वतंत्र वर्णन नहीं किया, लेकिन उसके मूल तत्व क्या है, गुणों और वृत्तियों का वर्णन अवश्य किया है। यानी रीति के मूल तत्व क्या माने हैं, गुण और वृत्तियां, और इसका वर्णन किया है। वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, 2 पंक्तियां हैं इन्हीं की कि वैदर्भी गोड़ी कहत पुनि पांचाली जानी, इन्हीं सो कोई कवि वर्णत रीति बखानी। किसी से वर्णन करता है, वैदर्भी से, गोड़ी से और पांचाली, इन्हीं से वो वर्णन करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से कहीं कुछ नहीं बताया, लेकिन गुण और वृत्तियों का वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद बात करें, देवदत्त ने रीति को काव्य का द्वार कहते हुए क्या कहा है, ताते पहली बरनिए काव्य द्वार रस रीति, कि काव्य तक पहुंचने के लिए कौन सा द्वार पार करना पड़ेगा, वो है रीति का द्वार। काव्य का रस तब लिया जा सकता है जब आप रीति के द्वार को पार करते हैं। तो यहाँ पर एक है चिंतामणि, दूसरा कुलपति हैं और तीसरे क्या हैं, देवदत्त हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सूरती मिश्र हैं। सूरती मिश्र ने रीति को काव्य का आवश्यक अंग माना है और क्या कहा है कि एक कवि का वर्णन अलौकिक रीति के कारण ही मनोरंजक व आकर्षक बनता है। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, कि जहाँ मन का रंजन कहाँ होगा, जहाँ वर्णन किया जाएगा अलौकिक रीति का। भिखारी दास ने गुणों का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया है। उन्होंने वृत्तियों को रीति स्वीकार किया है। मिले बरन माधुर्य के उपनागरिका नीति, पुरुषा ओज प्रसाद के मिले कोमला वृत्ति। तो यहाँ पर गुणों की इन्होंने विशेष महत्व दिया है, गुणों का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया है। ओज गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इन्हीं को इन्होंने महत्व दिया है और उन्होंने वृत्तियों को क्या माना है, रीति मानकर उसको महत्व दिया है।
अतः अगर देखें, निष्कर्ष रूप से या स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रीति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और रीति के लिए पद्धति, मार्ग, विधि, पंथ, शैली आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य वामन के अनुसार एक विशिष्ट पद रचना का नाम क्या है? रीति है, क्योंकि आचार्य वामन इस परंपरा के या रीति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने जाना कि जो रीति के बारे में अलग अलग समय काल के जो आचार्य या विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या विचार दिए हैं, उसकी क्या महत्ता स्वीकार की है और कौन कौन सी रीतियों का किस प्रकार से उद्भावना हुई है, या कौन सी रीति का, जैसे वैदर्भी है, गोड़ी है, पांचाली है, किस प्रकार से किस किस आचार्य ने उसको महत्व दिया है। तो इसी के साथ चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।